प्यारे विद्यार्थियों और प्रतियोगियों, आपका शिक्षा सुगम में हृदय से स्वागत है। आज हम अंग्रेजी में टेंस का एक अगला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आज हम टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का विस्तार से अध्ययन करेंगे। किस प्रकार इसका ट्रांसलेशन किया जाता है, किस प्रकार इसके फॉर्मूले हैं वो काम करते हैं, किस प्रकार कौन कौन से नियम कहाँ कहाँ और कैसे लागू होते हैं। बहुत ही सरल तरीके से ये सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने वीडियो ध्यानपूर्वक देख लिया है तो समझ लीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आप आसानी से समझ सकते हैं। आप इस टेंस के किसी भी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन अनुवाद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कहीं भी ऐसा लगे कि आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे वापस रिवाइज करके देखें, और वीडियो के साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाते जाएं। चीज़ें हैं उन्हें आप लिखते भी रहें, इससे आपका ज्ञान है वो स्थायी हो जाएगा। चलिए बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इस टेंस के मॉक टेस्ट के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम टेंस के महत्वपूर्ण टॉपिक में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना सीखेंगे। यहाँ टेंस को अधिक हिंदी से इंग्लिश में बनाने के रूल्स को अधिक आसान तरीके से यूज़ करना, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आने वाली सभी प्रकार के सेंटेंस को, जैसे अफर्मेटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, इंट्रोगेटिव ले लो, या क्वेश्चन वर्ड वाले एग्जाम्पल्स ले लो, इन सभी सेंटेंस का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिकॉग्नाइजेशन, हिंदी पहचान क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो आपको बता दूं, इस टेंस के जो भी हिंदी वाक्य होंगे उन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकूंगा, चुकोगे, या होंगे, ये होंगे, या होगा, ए होंगे, आ होंगे। जैसे आप देख सकते हैं खाया होगा, सोई होगी, दिए होंगे, पाए होंगे, लिया होगा, दिया होगा, पिया होगा, सोई होगा, सोई होगी आदि शब्द जरूर आते हैं। यहाँ होता क्या है कि इस टेंस में कार्य है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, इस प्रकार के टेंस में हमें भविष्य में कोई क्रिया किसी निश्चित समय तक समाप्त या पूरी हो चुकी होगी के बारे में पता चलता है। जैसे मैं 4 साल पहले बाजार जा चुका होऊंगा। इस प्रकार के कई एग्जाम्पल हैं जिनकी हम यहाँ अब चर्चा करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, वह स्कूल में रह चुका होगा, तो वाक्य के अंत में चुका होगा आया है। वह खाना खा चुकी होगी, तो वाक्य के अंत में क्या आया है? चुकी होगी। वह अपना कार्य पूरा कर चुकेगी, तो यहाँ क्या आया? चुकेगी, है ना। हम घर पहुंच चुकेंगे, तो वाक्य के अंत में क्या आया है? चुकेंगे आया है। राहुल अपना पाठ याद कर चुकेगा, तो वाक्य के अंत में चुकेगा आया है। जैसे कि आप हम इस गांव में रह चुके होंगे, तो वाक्य के अंत में क्या आया? चुके होंगे। तो कोई ज़्यादा अपने को इतना हेडेक नहीं लेना है। यहाँ हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका होगा, चुकी होंगी, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगा, चुके होंगे, या होंगी, ये होंगे, चुके होंगे, चुकी होगी, ये शब्द जरूर आए हुए होते हैं। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में हमें पता चलता है कि सेंटेंस में दी हुई क्रिया पास्ट में पूरी हो चुकी है। ये जितने भी सेंटेंस हमने अभी तक पढ़े हैं, इन सभी में जो भी क्रियाएं हो रही है वो पास्ट में पूरी हो चुकी है। अतः सभी सेंटेंस कौन से टेंस के हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अब यहाँ चुकी होंगी, ये होंगे, या होंगे आदि शब्द आएंगे। इन्हीं को ही आपको ध्यान में रखना है हिंदी पहचान में। इसके अलावा इसकी कोई विशेष हिंदी पहचान नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अंग्रेजी पहचान की। तो इस टेंस की जो इंग्लिश पहचान है उसमें मेन वर्ब आती है हमारे साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि जितने भी ये जो परफेक्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, तो एक तो हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके अलावा यहाँ बात करें अगर हेल्पिंग वर्ब की, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है सेल हैव या विल हैव। तो क्या हो जाएगी? एक तो होगी सेल हैव और दूसरी क्या होगी इसकी? विल हैव। ठीक है, तो इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब हो गई
और मेन वर्ब होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब के बारे में हम कंफर्म हो चुके हुए हैं, ठीक है। इसकी वर्ब मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और हेल्पिंग वर्ब आ गई, सेल हैव या विल हैव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 हेल्पिंग वर्ब आई है, तो सब्जेक्ट के अनुसार इनका उपयोग कैसे होगा ये भी जानना जरूरी है। तो जो विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये ही, शी, इट और अन्य बहुवचन कर्ताओं के साथ में इसका प्रयोग होगा, ठीक है। विल हैव का साथ कौन से सब्जेक्ट आएंगे? ही, शी, इट, नेम, ठीक है ना। यहाँ मैंने नेम नहीं लिखा है तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। और बहुवचन सब्जेक्ट जो भी हैं उनके साथ किसका उपयोग होगा? विल हैव का, ठीक है। और सेल हैव का केवल आई और वी के साथ ही उपयोग होगा। सेल हैव किसके साथ आएंगे? आई और वी के साथ, ठीक है। तो अभी तक कोई ऐसा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। चुका होंगे, चुकी होंगी, ये शब्द आएंगे और हिंदी वाक्य में। और इंग्लिश में क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या आएगी? शैल हैव, विल हैव, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताई दी। अब सेल विल भी किसके साथ आएंगे ये भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो आप यहां स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कुछ समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने पिछले वाले वीडियो में एक सिंपल तरीके से आपको बताया था कि वाक्य का फॉर्मूला क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है। और मैंने एक ही सीक्वेंस में सभी टेंस को आपको पढ़ाया है, किसी में विशेष अलग तरीका मैंने नहीं अपनाया है, ठीक है ना। तो यहां देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी टेंस हैं, जितने भी वाक्य हैं, वो केवल 3 चीजों से मिलकर के बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां क्या होता है? सब्जेक्ट आ गया, यहां आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। एक आती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मैंने इस टेंस की आपको बता दी, सेल हैव या विल हैव, ठीक है। सेल या विल प्लस हैव आएगा इसके साथ, इन दोनों में एक आएगा प्लस हैव लगेगा। और इसकी जो मेन वर्ब है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस सेल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट सेल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, SVO, और V डिवाइड होगा 2 पार्ट में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और आपको पहचान में पता रखना है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और इसकी मेन वर्ब क्या है, ठीक है। चलिए इसका एक वाक्य निर्माण हम करके देखते हैं। यहां आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने यहां इसका एक फॉर्मूला है वो लिख दिया है पहले से, ठीक है। और इस फॉर्मूले में हमें सबसे पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट लेना है। सबसे पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट। और उसके बाद में विल या सेल में से किसी एक को लेना है। और ये किस पे डिपेंड करेगा? ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कर्ता आई और वी है तो हमें सेल का प्रयोग करना है, और शेष अन्य कर्ता के साथ हमें विल का उपयोग करना है, ठीक है। और उसके बाद में हमें उपयोग में लेना है हैव, ठीक है। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? हैव। और उसके बाद में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए। और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और बचा हुआ जो भी सेंटेंस है उसकी हम इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अदर्स जो भी है वो यहाँ लिख दिया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है आपके सामने, वह स्कूल में रह चुका होगा, वह स्कूल में रह चुका होगा। तो वह के लिए हम उपयोग करेंगे ही, और ही के लिए क्या आता है? विल। और विल के साथ हमें क्या लगाना है? हैव। ही विल हैव। फिर रहता है या रह चुका तो उसके लिए लिव, और थर्ड फॉर्म होती है द लिव्ड। कहाँ? इन ए स्कूल। हो गया ना? आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ऐसा कुछ भी आपको महसूस नहीं करना है कि ये अंग्रेजी बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे चैनल के ऊपर पूरी अंग्रेजी ग्रामर सीखेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है? ट्रांसलेशन करना है। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर
तो यहाँ आप पाएंगे मैं अपना काम कर चुका होऊंगा। ठीक है, तो मैं के साथ यहाँ आपको एक मैं बात बता दूं कि हर वीडियो में बताता हूँ, आपको 6 बातें ध्यान रखनी है। पहला है कि वाक्य का टेंस कौन सा है, दूसरा है काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है, काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है, तीसरा आपको पता लगाना है कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, चौथा आपको पता ये लगाना है कि वर्ब क्या है यानी कि क्रिया क्या हो रही है, पांचवा आपको पता लगाना है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिया का किसके साथ संबंध है, और छठा आता है अदर्स, इसमें और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये 6 चीज़ें अगर क्लियर हो गई तो आप इजी गोइंग में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं अपना काम कर चुका होऊंगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं के साथ क्या आ रहा है, मैं का मतलब हो गया आई, और आई के साथ मैंने आपको बताया हम उपयोग करेंगे शेल का। मैंने आपको सिंपल फ्यूचर में भी बताया था और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी बताया था कि सेल के साथ सेल हमेशा आई और वी के साथ आएगा। अब इस टेंस के अनुसार हमें सेल के साथ हैव का उपयोग करना है। आई सेल हैव, काम कर चुका हूँगा तो डन, आई सेल हैव डन क्या, माई वर्क। ओके, कोई समस्या नहीं ना। चलिए ये हो गया। अगला देखिए, गरिमा स्कूल जा चुकी होंगी। ठीक है, तो यहां पर गरिमा सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, गरिमा एक क्वेश्चन है, आई और वी नहीं है इसलिए सेल का उपयोग नहीं करेंगे, तो यहां करेंगे हम विल का उपयोग, और विल के साथ हम करेंगे हैव। गरिमा विल हैव क्या, जा चुकी है, तो गॉन कहाँ, टू स्कूल। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th में भी चले जाते हैं, टेंस नहीं सीख पाते हैं क्योंकि वो एक मन में एक मेंटल मॉडल बना लेते हैं कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, इंग्लिश बहुत आसान है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वह अपना नाश्ता कर चुके होंगे तो दे विल हैव टेकन देयर ब्रेकफास्ट। वह पाठ याद कर चुकी होगी, तो सी के साथ विल आया, विल के साथ हैव, और थर्ड फॉर्म लर्न की, सीखना की, लर्नड हर लेशन। हम गेंद खेल चुके हैं, गेंद मीन्स फुटबॉल खेल चुके हैं, तो वी शैल हैव प्लेड फुटबॉल। इजी है, तो वीडियो को पॉज करें आप, और पॉज करके नोट्स जरूर बनाएं, लिखते रहें। लिखते रहोगे तो स्थायी हो जाएगा, और बार बार आप वीडियो को देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथियों के साथ शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इससे पहले का अध्ययन हम कर चुके हैं, यानी कि ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं, और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है, और ये जो सेंटेंस है ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का एक फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले में हमें नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो देखिए होता है क्या है कि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब है वो 2 पार्ट में हो, जैसे कि ये सेल हैव है, ठीक है ना, तो जब भी इनके साथ नोट लगता है तो अधिकतर क्या होता है कि एचवी के जस्ट बाद में नोट लग जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगता है। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब 2 पार्ट में हो तब नोट कहाँ लगाएंगे, इसके पीछे यहाँ नहीं, तब हमें यहाँ इन दोनों के बीच में नोट का उपयोग करना है, क्योंकि इसकी जो मुख्य हेल्पिंग वर्ब है वो इससे माना जाता है। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद में हम क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो बनेगा क्या, सब्जेक्ट प्लस सील या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो फॉर्मूला क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको बताया एसवीओ को याद करना है, फिर इसको 2 भागों में आपको डिवाइड करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब इसकी क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, सेल हैव विल हैव। ओके, अब हमें पता है कि जब 2 हेल्पिंग वर्बें हो तो उनके बीच में नोट का उपयोग करना है, तो यहाँ सेल या विल और हैव आया है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ हमें किसका उपयोग करना है, नोट का, तो यह नोट का हमने उपयोग कर दिया है। ठीक है ना, तो इसका
एक सिंपल फॉर्मूला क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलिए नेगेटिव सेंटेंस का एक ट्रांसलेशन हम करके देखते हैं। तो यहाँ आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैं अपना काम नहीं कर चुका होगा, ठीक है। तो मैंने आपको 6 बातें बताई थी, उन 6 बातों के ऊपर आपको फोकस करना है। सबसे पहले टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, वाक्य नहीं शब्द इसमें आया है इसलिए यह नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव या सिंबल नहीं है, ठीक है ना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है, तो इसका अर्थ ये वाक्य है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, खड़ी पई है, साधारण वाक्य है। तो ये खड़ी पई वगैरह तो अगर हिंदी में लिखा हो तो पता लगा सकते हैं, लेकिन भाव अगर नकारात्मकता का हो तो वो नकारात्मक वाक्य होता है, ठीक है। तो यहाँ नकारात्मक वाक्य हो गया और सब्जेक्ट इसका क्या है, मैं, और मैं का अर्थ होता है आई, ओके। जैसे कि आप ऊपर फॉर्मूला देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट आई आ गया है और आई के साथ मैंने आपको बताया था कि हम सेल का उपयोग करेंगे, ठीक है। और सेल के जस्ट बाद में हम नॉट लिखेंगे, आई सेल नॉट, फिर हैव, आई सेल नॉट हैव, वर्ब क्या आ गई, मेन वर्ब डन माई वर्क। तो कोई समस्या नहीं है। गरिमा स्कूल नहीं जा चुकी है, गरिमा, गरिमा के लिए आएगा विल, ठीक है। गरिमा के लिए क्या आएगा, गरिमा विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। बहुत आसान है। तुम एक काम नहीं खा चुके होंगे, तो यू के साथ विल के साथ लिखेंगे नॉट, हैव, फिर क्या आएगा थर्ड फॉर्म खाना की, ईटन, क्या, ए मैंगो। तो है ना आसान। तो इस प्रकार मेरा आपसे एक आग्रह रहेगा कि आप अपने घर पे या विद्यालय में या अपने कोचिंग सेंटर में जहाँ भी जाएं तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश सेंटेंस का उपयोग करें। जब ये आपके रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग में आएगी तब आप इंग्लिश बोलने में परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए आप, वे नाश्ता नहीं कर चुके होंगे, तो इसका हो गया वे का अर्थ हो गया दे, और चुके होंगे आया इसलिए हम विल हैव नॉट लिखेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन देयर ब्रेकफास्ट। वह पाठ याद नहीं कर चुकी होंगी, तो शी विल नॉट हैव लर्न्ड हर लेसन। हम गेंद नहीं खेल चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। तो आसान है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, आसानी से सीख पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो अंग्रेजी में, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और जिनका आंसर है, उत्तर है, वो यस और नो में होता है। और दूसरा प्रकार वो है जो WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं और उनका उत्तर कोई ना कोई ज़रूर होता है, ठीक है। तो हमारे पास में 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। टाइप 1 में वो हैं जिनमें क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले ज़रूर आता है हिंदी में, और दूसरा प्रकार वो है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, वाक्य के शुरू में कहीं भी ज़रूर आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 की। तो 1 में किस प्रकार फॉर्मूला बनेगा और कैसे इसका उपयोग होगा, कैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका ट्रांसलेशन का प्रकार, इसके नियम। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने आपसे शुरुआत भी कैसे करवाई थी, सिंपली SVO से करवाई थी कि SV+O से फॉर्मूला बनता है। V को मैंने डिवाइड कर दिया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में, ओके। और हेल्पिंग वर्ब मैंने इसकी पहचान में बताया था कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव या विल हैव, और मेन वर्ब होती है इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप, ओके। चलिए तो फिर हम पहुंचे थे निष्कर्ष पे अफर्मेटिव सेंटेंस में कि इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये ING इसमें नहीं आएगा, ये पहले वाले टेंस का है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब ये जो सेल और विल लिखे हुए हैं ये आ जाएंगे इस सब्जेक्ट के स्थान पर। यहां देखिए सेल और विल कहाँ आ गया, सब्जेक्ट के स्थान पर, और ये जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा इस सेल या विल की जगह। अब यहां कैसे आएगा, यहां देखिए आप नीचे
यहाँ जैसे ये है ना, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। तो हो गया चेंज, सब्जेक्ट की जगह ये जो सेल विल था वो यहाँ आ गया और सब्जेक्ट चला गया इस सेल विल की जगह, और हैव की जगह है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी जगह है, ऑब्जेक्ट अपना और अदर्स अपनी जगह है। अब यहाँ जो लास्ट में चेंज आया वो आया है कि यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? शेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यहाँ देखें, दो अगर हेल्पिंग वर्ब में शब्द हो तो सब्जेक्ट बीच में आएगा, अन्यथा कहाँ आता है? HV के बाद। और नोट भी मैंने क्या बताया था, कहाँ आएगा? HV के बाद आएगा। ठीक है, चलिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 है इसका ट्रांसलेशन हम समझने का प्रयास करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं कुछ प्रश्न, तो देखते हैं। विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ओके, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या तुम स्कूल जा चुके होंगे? ठीक है, तो यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है, जा चुके होंगे, इसका अर्थ तो ये हो गया कि फ्यूचर परफेक्ट का है। और यहाँ सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम के साथ हम यूज में लेते हैं विल हैव। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमें सूत्र के अनुसार विल का उपयोग करना है, फिर तुम के लिए यू, विल यू हैव गॉन टू स्कूल। ओके, क्या प्रिया गाना गा चुकी होंगी? क्या प्रिया गाना, अब यहाँ देखिए प्रिया के साथ ये सेल नहीं आएगा, यहाँ विल का उपयोग करेंगे। तो विल प्रिया हैव संग ए सॉन्ग। ओके, अगला देखिए, क्या तुमने अपना पाठ, क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके होंगे? तो यहां लिखेंगे विल यू हैव लर्न्ड योर लेसन। क्या मैं सो चुकी होंगी? तो शैल आई हैव स्लेप्ट। तो इस प्रकार इजी गोइंग में हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइप 2 में भी कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है हमारे सामने, और यहाँ तक हमने समझ लिया। पहले SVO मैन वर्ब और HV में डिवाइड कर दिया, और हमारे सामने ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एक फॉर्मूला बन गया था। ठीक है, ये जो है फॉर्मूला ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है, और अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले से ही हमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के फॉर्मूले बनाने हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम यहाँ पहुँचे थे इंट्रोगेटिव में। हमने क्या किया? सब्जेक्ट की जगह सेल विल लगाया और सेल विल की जगह सब्जेक्ट लगा दिया, तो हमारा टाइप 1 का अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब टाइप 1 से टाइप 2 में चलेंगे, यानी कि WH वर्ड में चलेंगे, तब क्या होगा? तब कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये जो सेल विल है, इस सेल विल के आगे यहाँ हमें क्या ऐड कर देना है? WH वर्ड को ऐड कर देना है। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्या ऐड कर देना है? WH वर्ड को। ओके, अब जब WH वर्ड को ऐड कर देंगे तो हमारा सेंटेंस किस प्रकार बनेगा? तो यहाँ आएगा WH वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर्स और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, तो टाइप 1 से ही हमें बनाना है टाइप 2। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे हैं एग्जाम्पलों का पूरा एक शेड तैयार करके रखा है मैंने आपके लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, वह पिता के साथ बाजार क्यों जा चुकी होंगी? वह पिता के साथ बाजार क्यों जा चुकी होगी? तो यहाँ सबसे पहले ध्यान रखना है टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट, वाक्य का प्रकार इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट क्या है वह, और वह के साथ सेल या विल में से क्या आएगा? विल आएगा। तो सूत्र के अनुसार हमें क्या करना है, इसका निर्माण करना है। तो सबसे पहले WH वर्ड है, क्यों का अर्थ होता है वाई, और वाई के साथ क्या आएगी? विल। क्यों? क्योंकि विल ही के साथ आता है, तो यहाँ ही आया इसलिए विल आएगा। तो वाई विल, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए लड़की है इसलिए सी आएगा, तो वाई विल शी, फिर आएगा हैव गॉन टू मार्केट विद फादर, है ना, और प्रश्नवाचक चिन्ह। राम की परीक्षा
कब प्रारंभ हो चुकी होंगी। तो व्हेन विल, अब राम की परीक्षा यहां सब्जेक्ट है, राम नहीं है, राम से एग्जामिनेशन, राम से एग्जामिनेशन हैव बिगन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कर दें। आपके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि आप आसान तरीके से इंग्लिश सीखो, क्योंकि आने वाला समय है वो टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी है वो इंग्लिश में है। जब तक आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं नहीं समझता कि आप 10वीं के बाद या 12th के बाद किसी फील्ड में जाएंगे तो इन चीज़ों को आप सीख पाएंगे। इसलिए इंग्लिश ज़रूरी है। तो बोलचाल की भाषा में भी आप इंग्लिश रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम और देखते हैं राम अमेरिका में क्यों जा चुका है। राम अमेरिका क्यों जा चुका है, तो क्यों के अर्थ में हो गया वाई, और राम के लिए आता है विल। वाई विल राम हैव, जा चुका है, लिव्ड नहीं लिखेंगे, गॉन टू अमेरिका। ओके, वह कहाँ जा चुका होगा, तो वह के अर्थ में हो गया ही, और ही के साथ हम उपयोग करेंगे वी विल, और कहाँ के अर्थ में आता है वेयर विल ही हैव गॉन। बहुत आसान है। तो इस प्रकार ये हमारा टाइप 2 प्रकार का हो गया। अब हम बात करेंगे ऐसे वाक्यों की जिनमें 2 वाक्य आते हों। चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के 2 खंड वाले वाक्य किस प्रकार बनते हैं, इनके क्या नियम होते हैं, कौन सा वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा और कौन सा वाक्य है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आएगा, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि टेंस के वाक्यों में 2 कार्यों का वर्णन होता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में एक कार्य दूसरे कार्य से बहुत पहले पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा या फिर हो जाएगा, ऐसा दिया हुआ होता है। ठीक है, इन वाक्यों में हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए पहले समाप्त होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। ठीक है, जो कार्य फर्स्ट में कंप्लीट हो चुका है उसको हम किस में लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में हो रहा है यानी कि आफ्टर, उसको हम किस में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। ओके, ध्यान रखें। फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जो बाद में समाप्त होने वाला कार्य है उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, और वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं। अब एक चीज में आपको एक टिप्स मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है स्पेशली, यहाँ आप देखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के 2 खंड वाले वाक्यों में पहले या पूर्व शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे वाक्यों में अंतिम खंड है उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं और उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखें, पहले और पूर्व आया है, क्या आया है, पहले या पूर्व आया है, तो जो वाक्य में अंतिम खंड में एक तो यहाँ होगा एक यहाँ होगा, तो ये जो अंतिम खंड है ये हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, और ये है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। ठीक है, और बिफोर के बाद में पहले खंड की अंग्रेजी लिखते हैं और उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ज़्यादा याद नहीं रखना है, इसके अपोजिट में फिर दूसरा वाला हो जाएगा। तो हिंदी वाक्य में अगर पहले या पूर्व आया है तो अंतिम खंड है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट होगा। ध्यान रखें, जो कार्य पहले समाप्त हो गया वो फ्यूचर परफेक्ट में होगा। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, और इनको एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले लेते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ आप देखिए सीधा और सिंपल सा है, उसके आने से पहले मैं स्कूल जा चुका हूँगा। तो यहाँ मैंने आपको सिंपली समझाया था कि अगर पहले लिखा हुआ है तो जो ये बाद वाला वाक्य है ये किस में बनेगा, ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, देखिए, और जो ये है वाक्य जो पहले आया हुआ है, इस पहले के पहले शब्द के पहले, ये बनेगा सिंपल प्रेजेंट में। ओके, ठीक है, तो कैसे बनेगा, देखिए
मैं स्कूल जा चुका हूँगा, तो आई शैल हैव गॉन टू, आई शैल हैव गो टू स्कूल। गुड। फिर आएगा बिफोर, क्योंकि पहले आया हुआ ना, इसलिए बिफोर। उसके आने से ही अराइव्स, बिफोर ही अराइव्स। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ट्रांसलेशन करने हैं। यहां देखिए एक वाक्य है, सूरज छिपने से पहले उसने खाना बना लिया होगा। तो पहला शब्द आया है, तो बाद वाला वाक्य पहले आएगा और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा। उसने खाना बना लिया होगा, ही विल हैव कुक्ड फूड बिफोर द सन वाज सेट्स। क्या सन वाज सेट्स ठीक है? यह गलत है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका जवाब आप मुझे कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कि इसकी सही ट्रांसलेशन क्या आएगा। चलिए अगला लेते हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका होगा। द थीप विल हैव फ्लीड, भाग चुके थे, बिफोर द पुलिस अराइव्स। पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। ठीक है, तो ये आपको क्लियर करके मेरे को कमेंट बॉक्स में दिखाना है और इसका जवाब भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही दूंगा। ठीक है, और अगला है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। द पेशेंट विल हैव डेड बिफोर द डॉक्टर कम्स। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका है। जो कार्य पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में, जो बाद में हो रहा है वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट में दर्ज करना है। यहाँ पहले वाले को ध्यान में रखना है। अगर पहले लिखा हुआ आ रहा है तो इसके जो बाद वाला वाक्य है वो क्या बनेगा? पहले बनेगा। और कौन से टेंस में बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। और यहाँ वाला वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा समझ लें, अच्छा रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने कुछ नेगेटिव सेंटेंस हैं और नेगेटिव सेंटेंस में हम चेक करेंगे। तुम्हारे ऑफिस पहुंचने से पहले मैंने अपना कार्य पूरा नहीं कर लिया होगा। तो वही बात है, पहले आया है तो ये कौन से टेंस में आएगा? फ्यूचर परफेक्ट। ओके, और तुम्हारे ऑफिस पहुंचने से पहले ये आएगा सिंपल पास्ट, नो सॉरी सिंपल प्रेजेंट में। तो आई के साथ देखिए, यहाँ आई के साथ ये विल का उपयोग क्या है? क्या ये सही है? इज दिस राइट? नो, ये रॉन्ग है। यहाँ हम करेंगे आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर क्या है? तुम्हारे, बिफोर रीचिंग योर ऑफिस, बिफोर यू रीच एट ऑफिस। ओके, हाँ, सूरज छिपने से पहले पिताजी गांव नहीं पहुंच चुके होंगे। द डैड विल नॉट हैव रीच्ड द विलेज बिफोर द सन हाइड्स। बिफोर, ये सेंटेंस टोटली क्या हो गया? गलत। ओके, द बॉयज, तीसरा, बच्चों के पार्क पहुंचने से पहले लड़के मैदान नहीं छोड़ चुके होंगे। तो लड़के मैदान नहीं छोड़ चुके होंगे तो ये फ्यूचर परफेक्ट में बन जाएगा। द बॉयज विल नॉट हैव लेफ्ट द फील्ड। फिर आ गया पहले, बिफोर द चिल्ड्रन रीच द पार्क। आगे समझ में? ठीक है, अगला, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका होगा। द थीप विल नॉट हैव रन अवे बिफोर द पुलिस रीच या अराइव्स। ओके, तो इस प्रकार ये नेगेटिव सेंटेंस भी हो जाएगी। और आगे हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही बातें हैं जो पहले हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, क्या लोगों के आने से पहले चोर भाग चुका होगा? तो चोर है वो द थीप के लिए विल का उपयोग करेंगे। तो विल द थीप हैव रन अवे बिफोर पीपल अराइव। पीपल के लिए अराइव आएगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं आएगा। क्या कार के जाने से पहले गांव वाले वहां पहुंच चुके होंगे? तो गांव वाले वहां पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तो क्या किसके साथ आएगा? क्या, अब यहाँ देखिए एक नई चीज हो रही, क्या कार के जाने से पहले, ये ऐसे लग रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले के साथ में क्या आना चाहिए? नहीं, ये क्या आएगा, यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनेगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही बनेगा। विल सोहन हैव डन हिज वर्क बिफोर मोहन रीड। विल फादर हैव गॉन टू ऑफिस बिफोर माताजी कुक्स फूड। ओके, और यहाँ देखिए बिफोर मोहन रीड्स। ओके,
विल द चिल्ड्रन हैव लेफ्ट द बेड बिफोर सनराइजेस, ये भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इनके ट्रांसलेशन करने हैं। देखिए ये टेंस आपके दिमाग में एकदम फिक्स कब होंगे, जब आप बोलचाल की भाषा में भी इनका उपयोग करेंगे। भले ही आपको टूटी फूटी आए, आपके करेक्शन ज़्यादा संभावनाएं रहती हो, इनकरेक्ट ज़्यादा हो, तो भी आप प्रयास करें, एक दिन आप इस प्रकार होते होते एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक करके ज़रूर बताएं, और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो किस प्रकार लगा, क्या कमियां थी। मैं उन कमियों को सुधारूंगा अगले टेंस में। अगर इसमें कुछ छूट भी गया तो अगले टेंस का जो अपना टॉपिक शुरू होगा उसमें मैं पहले आपको ये जानकारियाँ दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका हृदय से आभार। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों फैला दो अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे, सोशल मीडिया पे, और अपने सहपाठियों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।